वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो नवंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है आपके टेट का। तो प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं अपना फिजिक्स पार्ट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, हु क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन। मतलब किंडरगार्टन प्रत्यय का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो किंडरगार्टन जो प्रत्यय है उसका निर्माण किया था आपका फ्रोबेल ने। तो इसका आंसर है फ्रोबेल। अगर इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखें तो जो फ्रेडरिक आपके फ्रोबेल थे, तो वर्ड जो किंडरगार्टन कम्स फ्रॉम द जर्मन लैंग्वेज। किंडर मीन चिल्ड्रन एंड गार्टन मीन्स गार्डन। द टर्म डेट्स बैक टू द 19th सेंचुरी एंड फ्रेडरिक फ्रोबेल जिनका बर्थ हुआ था 1782 में और डेथ हुई 1852 में, तो स्टार्टेड द फर्स्ट किंडरगार्टन गार्डन ऑफ द चिल्ड्रन। तो मतलब ये जो मेथड भी दिया कॉन्सेप्ट किंडरगार्टन, तो वो किसने दिया आपका, वो दिया आपका फ्रोबेल ने। तो आपने याद रखना है। अगर इस क्वेश्चन की ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिया है मोंटेस्री, डेवे, रूसो और फ्रोबेल। अगर हम रूसो की बात करें तो इनको जाना जाता है नेचुरलिज्म के लिए, नेचुरलिस्ट इनको कहा जाता है। और जो जॉन डेवी हैं आपके, तो इनका जो कॉन्सेप्ट था इनको जाना जाता है लर्निंग बाय डूइंग। जो आपका प्रोजेक्ट है और प्रॉब्लम मेथड है उसके लिए किसको जाना जाता है, आपके जॉन डेवी को। ठीक है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी एंट्रांस की तैयारी करते हैं तो एंट्रांस में जो भी ऑप्शन होती है आपको आंसर को ही नहीं स्टडी करना होता है इन डेप्थ, बट आपको जो और भी उसमें ऑप्शन होती हैं जैसे ABCD, आपको सभी ऑप्शन को ध्यान में रख के उनको भी स्टडी करना होता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन आ सकता है वो इनमें से चारों में से किसी एक ऑप्शन पर से आपको पूछा जा सकता है। तो आप जब भी एंट्रांस की तैयारी कीजिए तो जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो मस्ट आपको लगाने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स ही आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है और आपको एक अच्छी हेल्प भी प्रोवाइड करता है कि आपने पढ़ना क्या है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मतलब मानव विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट स्टेज होती है आपकी वो कौन सी होती है, इन्फेंसी। और सेकंड उसके बाद क्या आती है आपकी, चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलेसेंस और उसके बाद एडल्टहुड। ठीक है। तो स्टार्टिंग में कौन सी होती है आपकी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और एडल्टहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन इज। मनोविज्ञान का शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो मेन साइकोलॉजी का जो योगदान है, आपने देखा होगा जब भी हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम स्टडी करते हैं बिहेवियर की, किसके बिहेवियर की, चाइल्ड के बिहेवियर की। तो मेन जो इसका रहता है योगदान वो है चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन। हम ऐसी एजुकेशन प्रदान करते हैं जो बालक उन्मुख शिक्षा हो, क्योंकि जब भी एजुकेशन आपको दी जाती है तो उसके दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि हम ऐसे पढ़ाएं कि बच्चों को समझ आ जाए, क्योंकि हमारा जो तरीका है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। कंफर्ट किसको मिलना चाहिए, स्टूडेंट को। ऑलवेज मैं तो ये कहती हूँ ऑलवेज कि स्टूडेंट ऑलवेज राइट होते हैं, हमें उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग और जो टीचिंग में उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि टीचर के कंफर्ट की बात करनी चाहिए। तो कैसी साइकोलॉजी है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जो चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू। तो प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में क्या कहता है। तो कौन बताता है हमें, नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। जो हमारी अनुवांशिकी होती है और हमारा पर्यावरण होता है। तो मेनली जो प्रकृति पालन पोषण है उसमें जब भी डिबेट होता है तो नेचर और नर्चर, जो नेचर से मिलता है वो क्या है, एनवायरनमेंट, और जो नर्चर से मिलता है वो क्या है, हमारा जेनेटिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ये ए है, जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ टीचर कंसीडर्स बॉयज एज नेचुरली बेटर एट मैथमेटिक्स देन गर्ल्स, इट शोज दैट अ टीचर इज। अर्थात जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक किसकी बात कर रहा है, कैसा बायस्ड है, कैसा भेदभाव वो वहाँ पे कर रहा है, तो वो एक जेंडर बायस्ड है। ठीक है, कि क्योंकि जो लड़के और लड़कियां हैं वो क्या होते हैं, हमारे जेंडर होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल। तो किस तरह का पक्षपात वहाँ पे हो रहा है, आपका जेंडर बायस्ड। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। बायसनेस पे भी क्या आते हैं, आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैविंग सम प्रॉब्लम इन सीइंग ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 ही शुड बी एडमिटेड इन। अर्थात एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या होती है, एनसीएफ 2005 के अनुसार उसे प्रवेश देना चाहिए। तो किस में उसको प्रवेश देना चाहिए, तो हम बात करते हैं इसके लिए समावेशी विद्यालय की, इंक्लूसिव स्कूल की। क्योंकि उसको अगर हम सेपरेट कर देंगे तो सेपरेशन में क्या है कि उसको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल ब्लाइंड है। ठीक है, लेकिन उसको क्या है, कुछ वस्तुओं को देखने में क्या है, कुछ समस्या होती है। तो कुछ समस्या के लिए उसको बिल्कुल अलग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको कैसा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करना चाहिए, इंक्लूसिव स्कूल का। तो इंक्लूसिव स्कूल बात करता है जिसमें हम उन बच्चों को भी साथ रखते हैं जिनमें कुछ एक प्रॉब्लम देखी जाती हैं। जैसे ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा कि 90% ब्लाइंडनेस या कोई भी ऐसी डिसेबिलिटी उनमें नहीं है। ठीक है, अगर उससे कम है तो उनको सभी बच्चों के साथ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। सेम स्कूल में सेम टीचर्स उनको क्या देते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका इंक्लूसिव स्कूल। तो इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स ऑल चिल्ड्रन इन द सेम क्लासरूम इन द सेम स्कूल। जैसे मैंने बताया कि सेम क्लासरूम और सेम स्कूल में। इट मीन्स रियल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रुप्स who have traditionally been excluded, not only children with disabilities but speakers of minority languages too। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 ने बात की है कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनमें डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में उन बच्चों को जो भी सारे स्कूल्स हैं वहाँ पे एडमिशन की क्या है, फैसिलिटी है, और वो सभी बच्चों के साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज़ ओनली द इफेक्ट और पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लर्निंग। अर्थात निम्नलिखित में से किस कारक का अधिगम पर सिर्फ सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अगर इसमें बात करें तो फियर ऑफ फेलियर तो नहीं होगा, कंपटीशन विद पियर्स भी नहीं होगा। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो है मीनिंगफुल एसोसिएशन। मतलब जो सार्थक साहचर्य संगति है उसका क्या पड़ता है, उस पर पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लर्निंग पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो आपका मीनिंगफुल एसोसिएशन होता है, जिससे जिनके साथ वो स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वो एक ऐसा कारक होता है जिसका सिर्फ क्या पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप देखते हैं इसमें कि फियर ऑफ फेलियर होगा तो कैसा प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा। कंपटीशन विद पीयर्स भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स होगा तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो मीनिंगफुल एसोसिएशन ही एक ऐसा फैक्टर है जिसका क्या पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लर्निंग पड़ेगा। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ लर्निंग। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है। तो अधिगम का क्षेत्र आप जानते हैं कि कोग्निटिव, अफेक्टिव और कोनेटिव जो हमारी डोमेन्स होती हैं वो 3 डोमेन हैं। ठीक है, तो लेकिन स्पिरिचुअल कोई भी डोमेन नहीं है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा था नॉट ए डोमेन ऑफ, तो कौन सी डोमेन नहीं है, स्पिरिचुअल। ठीक है, जो आपकी कोग्निटिव है तो आपने याद रखना है कोग्निटिव
आपकी अफेक्टिव और साइकोमोटर जो डोमेन होती है थर्ड वाली, ठीक है। तो कोग्निटिव क्या होती है आपकी थर्ड डोमेन, जिसका नाम आपने साइकोमोटर डोमेन सुना होगा। क्रियात्मक क्षेत्र, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्रियात्मक क्षेत्र, ठीक है। तो इसका आंसर क्या नहीं होगा, स्पिरिचुअल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नेसेसरी फॉर डैश ऑफ द चिल्ड्रन, अर्थात बालकों की डैश के लिए समस्या समाधान आवश्यक है। तो किसके लिए आवश्यक होता है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज़ नहीं होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी नहीं होगा, पैसे के पर्पज़ से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात नहीं करेंगे, फिजिकल की भी नहीं करेंगे। तो जो आपकी क्रिएटिव डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके लिए क्या होगा, नेसेसरी होगा। क्योंकि कोई भी सृजनात्मक जब हम विकास देखते हैं तो वो तो अभी पॉसिबल होता है जब हम उसमें देखते हैं कि क्रिएटिविटी वहाँ पे काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द साइकोलॉजिकल फैक्टर, कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखें तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में अगर हम बात करें तो आपका इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन सा नहीं है, जो आपका एज है, ठीक है। तो जो आपका एज है ऑप्शन ए वो क्या है आपका एक साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। क्योंकि मैचुरेशन भी किस में आता है, मैच्योरिटी परिपक्वता, वो किस में आती है आपकी साइकोलॉजिकल फैक्टर में। आपकी रेडीनेस भी किस में आती है, साइकोलॉजिकल में। एटीट्यूड्स भी किस में आता है आपका, साइकोलॉजिकल फैक्टर में। लेकिन एज आयु की बात हम साइकोलॉजिकल फैक्टर में नहीं करते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक ये नहीं है, तो आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ फैक्टर मोटिवेशन इज। तो मोटिवेशन जो आपका फैक्टर है वो क्या है, ठीक है। तो आपका अभिप्रेरणा जो शब्द है, अर्थात अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है, तो आपका क्या है, मनोवैज्ञानिक एक कारक है, ठीक है। मोटिवेशन कैसा है, आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी इन लिप्जिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना लिप्जिंग विश्वविद्यालय में किसके द्वारा की गई थी। तो मैंने पिछले कल ही आपको जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि वो किसने ओपन की थी, आपकी विलियम वोंट ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए बार बार इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज। तो वो किस तरह का होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड। तो आपने देखा होगा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की जब हम बात करते हैं तो वो छात्र केंद्रित होता है, क्योंकि उसमें जो भी इवेल्युएशन किया जाता है तो उसमें फॉर्मेटिव प्लस समेटिव दोनों तरह की इवेल्युएशन किए जाते हैं। तो जब फॉर्मेटिव करते हैं तो उसमें एक स्टूडेंट की इम्प्रूवमेंट को हम कर सकते हैं और उनको देखा जाता है कि उनमें कौन कौन सी कमियां हैं, तब उनको इम्प्रूव करके उसके बाद समेटिव असेसमेंट किया जाता है। तो ये भी क्या है, एक तरह का कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो वो किस केस कौन सा होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेलिजेंस टेस्ट। तो मैं ये भी आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ कि कौन सा बुद्धि परीक्षण नहीं है। तो आपका जो रॉरशॉक इंक ब्लॉट टेस्ट है वो बुद्धि परीक्षण नहीं है, बल्कि वो कौन सा टेस्ट है, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा इंटेलिजेंस पर जो मैंने बनाया है, आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोलूँगी, अगर आपने टेट की तैयारी करनी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जो इंटेलिजेंस का मेरा वीडियो है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन जो विलियम वुंट वाला था वो भी मैं उसमें करवा चुकी हूँ, और जो ये सारे टेस्ट है, वेस्टलर विने टेस्ट, आपका रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट और स्टैनफोर्ड विने टेस्ट, ये मैंने सारे उसमें बताए हैं आपको क्या होते हैं। तो जो रॉरशॉक इंक ब्लॉट टेस्ट है वो भी मैं पर्सनैलिटी में आपको टेस्ट उसमें करवा चुकी हूँ। तो आप मेरे पिछले वीडियो देखिए अगर आप टेट अपना फाइट करना चाहते हैं और उसको फर्स्ट चांस में निकालना चाहते हैं। तो कौन नहीं है आपका, रॉरशॉक इंक ब्लॉट टेस्ट। तो ये किस चीज़ का टेस्ट है, ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है आपका। बाकी किस चीज़ के टेस्ट हैं आपके, ये सारे इंटेलिजेंस के टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो कौन सा नहीं है ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, तो वो है आपका पोस्ट
ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या है? मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, ठीक है। तो आपका ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं है। तो ये कैसा है? मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। आपने याद रखना है कि कौन सा है ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। आपका मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये क्या है? मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, ठीक है। तो हिंदी में इसको कहा जाता है अभिघातज उत्तर दबाव विकार, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये किस पर बेस्ड होता है? आपका मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। और क्वेश्चन में क्या पूछा था आपका? डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो नहीं है, मतलब ये वाला आपका नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? तो जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है उसका मतलब है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस एंड देयर वॉइस, ठीक है। तो मेनली इसका जो काम रहता है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का, कि जो सेंटर में होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? चाइल्ड होना चाहिए। और उसके केंद्र, उसको देख के ही, उसको केंद्र में रख के ही कैसा होना चाहिए? शिक्षा का शास्त्र होना चाहिए। एजुकेशन उसको देख के ही होनी चाहिए। तो चिल्ड्रन के एक्सपीरियंसेस को हम क्या दें? प्राइमेसी दें और उनकी आवाज़ को प्रमुखता दें। कि आवाज़ मतलब कि वो बोलें और टीचर उसकी बात को सुने, उसको इग्नोर ना करे, उसको डांटे ना, उसकी हर बात को सुना जाए। जब सुनेंगे तभी क्या निकलेगा? सॉल्यूशन निकलेगा। अगर उसको चुप करवा देंगे तो वो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी नहीं होगी। पेडागोजी होता है आपका स्टडी ऑफ चाइल्ड। ये भी पूछा जाता है कि पेडागोजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडागोजी? पैडा मतलब छोटा बच्चा और गोजी मीन्स स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अफेक्ट लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो अधिगम को जो प्रभावित करते हैं तत्व वो कौन से हैं आपके? मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, यस। मैचुरेशन ऑफ द लर्नर, यस। टीचिंग स्ट्रेटेजीज, यस। और फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर। तो ये सारे जो फैक्टर हैं ये क्या करते हैं? आपके अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग उत्तर बाल्यावस्था वर्ग में आएगा? तो आपके पास ऑप्शन है 11 to 18, तो ये टीन एज में आएगा। एडोलसेंस में तो ये तो नहीं है। 18 to 24 एडल्टहुड में आ जाएगा। 0 to 6 आपका सेंसरी मोटर या इन्फेंसी में आएगा। तो आपके पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 6 to 11 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी। तो जो सेंट्रल प्लेस होता है, अभी चाइल्ड सेंटर्ड की बात की तो सेंटर में कौन है? चाइल्ड। तो इसका आंसर होगा दी, चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ, तो किसका रिजल्ट होता है? आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जो आपकी पर्सनालिटी है वो किसकी इंटरेक्शन होती है? आपका एडिशन होता है या टोटल सम होता है किसका? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। तो ये आपको याद होना चाहिए। अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जब इस नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। तो जब हमने स्टार्ट की थी अपनी साइकोलॉजी वाला, अभी इसी ही वीडियो में मैंने बात की थी कि जो जॉन डेवी थे उन्होंने क्या दिया था? लर्निंग बाय डूइंग। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो किसका था? जॉन डेवी का, लर्निंग बाय डूइंग। तो देखिए इसी में ही एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी, मतलब डैश क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। तो वो क्या है आपका? ये याद रखना है आपने। आपका आंसर है मोटिवेशन, जो आपका है अभिप्रेरणा।
क्योंकि वो प्रोसेस होता है मोटिवेशन अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। जब भी आपने कोई चीज़ आरंभ करनी होती है, जारी रखना होता है और नियंत्रित रखना होता है, तो आपको अभिप्रेरणा की मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि अभिप्रेरणा जब मैंने आपको बताया था तो मोटिवेट करना होता है, जब तक मोटिवेशन ना मिले तब तक हम अराउज या सस्टेन या रेगुलेट नहीं कर सकते किसी भी एक्टिविटी को। जैसे मैं आपको बीच बीच में बोल रही हूँ कि ऐसे स्टडी करना है, अगर इस तरह की वीडियोस आप ना देखें तो आप में मोटिवेशन नहीं आएगा। तो जब हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्या है, हमारे में जो प्रक्रिया है वो जारी रहती है। अगर थोड़े टाइम के बाद आप थोड़े से मतलब जैसे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिल्ड्रन हुज IQ इज अबव 140 विल बी कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी। ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है? जीनियस, प्रतिभाशाली बच्चे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। ये भी मैं अपनी पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। तो आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि पिछले वीडियो से ही 4-5 क्वेश्चन इसी टैट के पेपर में आ चुके हैं। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था कि यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी है? बिने ने। टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने। ट्राइआर्किक थ्योरी स्टर्नबर्ग ने। जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है वो किसने दी है? आपकी थॉर्नडाइक ने। ग्रुप एलिमेंट थ्योरी थर्स्टन ने। मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी है? आपकी हार्वर्ड गार्डनर ने। तो यही क्वेश्चन आ गया है आपको एग्जाम में कि मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी है? आपकी हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, तो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर वॉज प्रोपाउंडेड बाय। ठीक है, तो ये किसने दिया था? तो आपने याद रखना है थॉर्नडाइक ने। मैंने बताया भी था अपनी पिछली वीडियो में कि किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। जब मैंने इंटेलिजेंस करवाया था तो उसके बीच में मैंने लर्निंग थ्योरीज के बारे में भी बताया था कि थॉर्नडाइक प्रतिपादक हैं आपके ट्रायल एंड एरर थ्योरी के। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी को और भी कहा जाता है कनेक्शनिज्म का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डैश प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखिए, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपने अगर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट अच्छे से पढ़ा होगा तो आप देखते हैं कि पर्सनैलिटी का जब भी विकास होता है तो दो आपके जो आपकी हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो व्यक्तित्व के विकास में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है। तो किसका है? द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। तो आपका इसका आंसर है हेड टू टू। ठीक है, तो विकास का जो शीरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो स्टार्टिंग में ही जब आपको इन्फेंसी स्टेज कहा जाता है तो उसमें बताया जाता है जो सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का वो कहाँ से कहाँ तक होता है? हेड टू टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उससे भी क्या आता है? हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पिछली वीडियो में क्या पूछा था? डिस्ग्राफिया। तो मैंने बताया था जो डिस्ग्राफिया होता है ग्राफ से रिलेटेड, मतलब जो आपकी रिटन डिसऑर्डर होता है उससे रिलेटेड होता है। जो डिसलेक्सिया होता है आपका वो क्या होता है? रीडिंग डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो आपका पठन विकार, मतलब पढ़ने से संबंधित है। मैंने भी एक वीडियो बनाया है अपने चैनल पे जो बहुत मतलब 1-2 साल पुराना भी हो सकता है। उसमें मैंने लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ाया है आपको, लेकिन वो इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन बहुत पहले बनी है, लेकिन है उसमें आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। हो सकेगा तो मैं लर्निंग डिसेबिलिटी पे एक और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थोपेडिकली जो इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं आर लाइकली टू हैव, मतलब जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। तो आप देखते हैं शरीर में कोई शारीरिक रूप से अक्षम बच्चा है कि सक्षम नहीं है वो शारीरिक रूप से, तो उस डिसेबिलिटी को क्या कहा जाता है? डिस्ग्राफिया। मैंने कहा कि ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब रिटन से रिलेटेड, जिसमें शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम होगी तो वो राइट नहीं कर पाएगा,
तो इसे क्या कहा जाता है आपका डिस्ग्राफिया। तो देखिए डिस्ग्राफिया से यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ गया है, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो आपने याद रखना है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को भी मैक्सिमम देखा जाता है कि उसमें किस चीज़ की कमी होती है, तो आपकी किस चीज़ से रिलेटेड होती है, डिस्ग्राफिया से रिलेटेड। तो लास्ट क्वेश्चन आपके जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है आपकी जो साइकोलॉजी है उससे लास्ट क्वेश्चन है, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स इन ऑर्गेनिज्म। तो ट्रेड्स भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, ट्रेड थ्योरी अपने चैनल पे। इसका अर्थ है कि जीवों में गुणों के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आपके जीवों में गुणों के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं जीन्स। तो इसका आंसर है जीन्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो आप वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखिए। अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है 10 से 15 क्वेश्चन तो जो प्रीवियस ईयर्स है उनसे ही आ जाएंगे। अगर आप थोड़ी सी तैयारी और करते हो, जो बाकी वीडियोस मेरे हैं उनको भी देखते हो, इंटेलिजेंस को भी पढ़ते हो, पर्सनैलिटी को भी पढ़ते हो, क्रिएटिविटी को भी पढ़ते हो, तो वहाँ से भी क्या है आपके काफ़ी क्वेश्चंस बन जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।